नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं 13 जनवरी यानी आज आपका जो सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे गए थे उन पे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं दोस्तों। ऑलरेडी मैंने आपको फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, आप देख सकते हैं उसमें भी जा करके। और इसमें भी दोस्तों मैं आपको सेकेंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको इसमें वीडियो में लास्ट में बता दूँगी। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक प्रश्न आपका आया हुआ था कि गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, यानी कि उसका उद्गम कहाँ से होता है, ये प्रश्न आपका आया हुआ था। तो गोदावरी नदी दोस्तों ब्रह्मगिरी के पहाड़ों से निकलती है। इसके अलावा देखिए आपको क्या क्या क्वेश्चन और भी, अगर हम नदियों से संबंधित बात करें तो आपको क्या क्या क्वेश्चन और आ सकते हैं। जैसे कि आपको पूछा सकता है सिंधु नदी की, अगर हम लोग बात करें तो सिंधु नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए आपका जो सिंधु नदी है उसका उद्गम तिब्बती क्षेत्र में जो आपके कैलाश पर्वत श्रेणी है वहाँ पे एक बोखर के पास से एक हिमनद है, वहाँ पर ये होता है। सिंधु नदी का जो उद्गम है वो वहीं से होता है। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों आपको पूछा जा सकता है सतलज नदी का। तो सतलज नदी का जो उद्गम है वो आपका कैलाश पर्वत के जो दक्षिण में स्थित मानसरोवर झील है वहीं से ये बेसिकली आपकी जो सतलज नदी है वो निकलती है, यानी कि उसका उद्गम भी वहीं से होता है। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों आपकी रावी नदी जो है वो क्या है आपकी, तो रावी नदी आपको पता होगा कि सिंधु की एक सहायक नदी है। और दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश की जो कुल्लू की पहाड़ियाँ हैं वहाँ के पश्चिम भाग से ये नदी जो है रावी नदी वहीं से निकलती है। ठीक है, और उसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग व्यास नदी की बात करें तो वो भी आपकी हिमालय में एक रोहतांग दर्रा है, वहाँ से ये निकलती है। ठीक है, वहाँ पे एक व्यास कुंड है, वहाँ से बेसिकली निकलती है। ठीक है, व्यास नदी। ठीक है, इसी प्रकार से आपको गंगा नदी का भी पता होगा कि ये जो है ये भी हमारी सबसे प्रमुख नदी है और इस पर भी काफ़ी प्रश्न आपके बने हुए हैं। ठीक है, तो बहुत सारी आपकी नदियों से प्रश्न दोस्तों लगातार एग्जाम में आते जा रहे हैं, तो नदी को आप जितना अच्छे से पढ़ सकिए वो पढ़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि बार बार आपका प्रश्न इससे बन रहा है। इसके बाद दोस्तों आपका देखिए क्रिकेट से संबंधित किसी संकेत के बारे में पूछा गया था। एग्जैक्टली क्या संकेत पूछा गया था वो पता नहीं चल पाया, लेकिन क्रिकेट से संबंधित कुछ संकेत पर प्रश्न आया हुआ था। तो आपको क्वेश्चन जो है कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा कि क्या क्वेश्चन एग्जैक्टली आया हुआ था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो क्रिकेट में कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे अगर मान लीजिए हम लोग अंपायर के संकेत की बात करें तो अंपायर जब हवा में हाथ उठाकर बाय का इशारा करता है दोस्तों, तो उसका मतलब होता है कि बैटिंग साइड को और बहुत ज़्यादा रन मिल गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। मतलब अगर अंपायर की संकेत की बात करें तो उसमें वो अगर हाथ उठाकर बाय का इशारा करता है तो उसका क्या मतलब होता है कि बैटिंग साइड को अतिरिक्त रन जो है वो मिल चुका है। ठीक है, और उसके अलावा दोस्तों अगर वो कैंसिल कॉल अगर देता है तो कैंसिल कॉल का वो इशारा कैसे देता है, तो दोस्तों अंपायर अपने दोनों हाथों को क्रॉस करके अपने कंधों को जब छुएगा तो उसको हम लोग कैंसिल कॉल कहते हैं। ठीक है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो अपने द्वारा जो भी उसने निर्णय दिया है उसको क्या कर रहा है, वो कैंसिल कर रहा है। ठीक है, और इसी प्रकार से डेड बॉल का भी एक संकेत देता है अंपायर। आपको पता होगा कि डेड बॉल जब जैसे कि बैट्समैन मान लीजिए अगर क्रीज पे अगर पूरे तरीके से तैयार नहीं है तो क्या होता है कि मान लीजिए अगर गेंदबाज गेंद जो है वो फेंक दिया तो क्या होगा, तो उसको डेड बॉल करार दिया जाता है। ठीक है, ऐसे ही मतलब 4 रन और 6 का तो आप जानते ही होंगे, वो तो आप लोग को ऐसे ही पता होगा। ठीक है, और लास्ट ओवर का भी एक जो है नोटिफिकेशन ऐसा कह सकते हैं कि संकेत देता है, जिसमें कि क्या होता है कि जब आखिरी ओवर बाकी होता है, मान लीजिए कि 90 ओवर खेला गया, टेस्ट मैच हो रहा है कोई, उसमें 90 ओवर खेले गए और आखिरी 15 ओवर अगर बाकी हैं तो दोस्तों क्या करता है अंपायर अपने जो हाथ में घड़ी बांधा रहता है उसकी तरफ इशारा कर देता है। इसका मतलब कि अब जब जो खेल है उसका सिर्फ 1 घंटा जो है वो बचा हुआ है। ठीक है, यही सारी चीज़ें हैं। लेग बाई भी होता है इशारा, उसका न्यू बॉल का भी इशारा होता है। ठीक है, बाकी आप 6 का, 4 का, आउट का, वाइट बॉल का, नो बॉल का, इस सब का इशारा आप जानते होंगे। ठीक है, क्रिकेट में वैसे भी ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं होती है, काफ़ी चीज़ लोगों को ऑलरेडी पता होती है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों कुछ चीज़ें और, जैसे कि इसमें पॉइंट जो है पॉइंट यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो पॉइंट में भी ये होता है कि जो है फील्डर अगर है आपका फील्ड में तो फील्डर का जो नियर द पॉइंट होता है ये एक ऐसा एक वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बैट्समैन अगर बैट के सीधे में तैनात रहता है तो ये पॉइंट वाला वर्ड जो है यूज़ किया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो संकेत के तौर पर यूज़ की जाती हैं, तो उसको थोड़ा सा आप ज़रूर देख लीजिएगा, उसको डिटेल देख लीजिएगा। जितना मुझे पता था वो मैंने आपको बता दिया। ढाका किस नदी के किनारे बसा है दोस्तों, ये पूछा है, तो बूढ़ी गंगा नदी के तट पे जो है ढाका आपका बसा हुआ है। ठीक है, देखिए इसी प्रकार से आपको पूछा जा सकता है, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया हुआ था कि इराक जो है वो आपका किस नदी के किनारे बसा, टिग्रिस नदी के किनारे इराक बसा हुआ है। डेन्यूब नदी के किनारे आपका बेलग्रेड बसा हुआ है। बुडापेस्ट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो वो भी डेन्यूब नदी के ही किनारे है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपके बहुत सारे आते हैं। टोक्यो जो कि आपका जापान में ही होता है तो वो आपका आराकावा नदी पे के किनारे स्थित है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों नदी संबंधित आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए। कौन सा जगह जो है किस नदी के किनारे स्थित है, इस पे बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके आ रहे हैं। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, और मैंने पहले भी जो आपको रिव्यू एनालिसिस करवाया था उसमें भी बताया था आपको। ठीक है,
दोस्तों इसके अलावा देखिए द्विबीजपत्री पौधों पे कुछ क्वेश्चन आया हुआ था कि द्विबीजपत्री पौधे से संबंधित कुछ तो आया था क्वेश्चन, एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन था ये नहीं पता चल पाया। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या होता है कि पौधे में भी आपने पढ़ा होगा एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री दो टाइप के पौधे होते हैं। ठीक है, उसका दोनों का अपना अलग अलग उसमें स्पेसिफिटी होती है, विशेषताएं होती हैं। ठीक है, और उसमें जैसे क्या होता है कि उनके बीज में, जड़ में, पत्तों में, फूल में, डंठल में, इन सब में जो है अलग अलग विशेषताएं होती है और अंतर भी होता है। ठीक है, एक द्विबीजपत्री में दूसरे टाइप का होता है, द्विबीजपत्री में दूसरे टाइप का होता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है दोस्तों, जो आपका हम लोग अगर द्विबीजपत्री की अगर बात करें तो ये क्या होता है दोस्तों, ये आपका जैसे मान लीजिए कि जो भी आपके द्विबीजपत्री होते हैं तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, अनावृत बीजी पादप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अनावृत बीजी पादप क्या होते हैं, जिसमें बीजों के ऊपर खोल पाया जाता है और वो फल में बंद होते हैं, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, वो जनरली आपके आवृत बीजी पौधे कहलाते हैं। तो आवृत बीजी पौधे को ही हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। ठीक है, तो यही होता है। इसमें क्या होता है, द्विबीजपत्री पौधे में जैसे आपका मैं अगर सिर्फ एग्जाम्पल्स अगर आपको बताऊँ तो चना हो गया, मटर हो गया, सेम हो गया, ये सब क्या है, द्विबीजपत्री पौधे के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, और जो आपका जैसे अगर हम लोग एक बीजपत्री की बात करें तो उसमें क्या होता है कि उसमें सिर्फ एक पत्र जो है वो पाया जाता है। द्विबीजपत्री में आपका क्या होगा, दो कवर उसके पाए जाएंगे, चना, मटर, सेम, इस सब में आपने देखा होगा। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों देखिए और भी बहुत सारे द्विबीजपत्री पौधों की विशेषताएं होती हैं कि जो आपका द्विबीजपत्री होता है उसकी जो बाह्य त्वचा होती है उसमें क्या होता है, बहुकोशिकीय उसमें बाल पाए जाते हैं। ठीक है, और उसके अलावा दोस्तों उसमें जो उसका वैस्कुलर बंडल होता है वो छल्ले के जैसा उसमें जो है आकृति दिखाई देती है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी अलग अलग विशेषताएं भी हैं आपकी। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा आए हुए थे, सीरीज से प्रश्न बने हुए थे, मिरर इमेज से प्रश्न बना हुआ था, ब्लड रिलेशन से भी आपका लगातार प्रश्न बन रहा है, पिछले शिफ्ट में भी आया हुआ था, इस टाइम भी आया हुआ है। तो इस सब चीज़ों को अगर आप जितना अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं कर लीजिए। मूल करते हुए दोस्तों मुझे लगता है ये इस पर बार बार क्वेश्चन आ रहा है, पिछले 2-3 दिनों से लगातार क्वेश्चन आया। तो मूल कर्तव्य कौन से नहीं है ये पूछा गया था। तो वैज्ञानिक अधिकार जो है दोस्तों ये मूल कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। मतलब ये इस मूल कर्तव्य, देखिए मूल कर्तव्य है क्या हमारा, देखिए क्या है कि मूल संविधान में जो एक मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं नागरिकों के लिए। ठीक है, तो उस मौलिक कर्तव्यों में क्या है दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों को, संस्थाओं को, सब जो भी मतलब ऐसे जो भी अच्छी जो राष्ट्रीय संस्थाएं हैं और राष्ट्रध्वज हैं और हमारा जो राष्ट्रगान होता है सबका आदर हमें करना चाहिए, ये मूल कर्तव्य में है। ठीक है, और उसके अलावा ये भी है कि स्वतंत्रता के लिए जो हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन को जो भी चीज़ें हुई हैं पहले, तो उनको हम लोग प्रेरित करें, उनके लिए अपने हृदय में उसका अपना जो भी उनके आदर्श हैं उनका हम लोग पालन करें, उनको रिस्पेक्ट दें बेसिकली। ठीक है, और उसके अलावा दोस्तों एकता की हम लोग हमेशा रक्षा करें, मतलब अखंडता की रक्षा करें, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, और भी है बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हम लोग जो भ्रातृत्व भावना है लोगों के प्रति उसका निर्माण हम लोग करें। ठीक है, और उसके अलावा दोस्तों अपनी संस्कृति को और गौरवशाली बनाएं और उसके लिए अपने आप को गौरव रखें, मतलब हम लोग उसके लिए रिस्पेक्ट रखें और प्राउड रखें उसके लिए। ठीक है, और जो भी हमारे पर्यावरण है उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। ठीक है, एक चीज़ उसमें अगर हम लोग ऐसे बात करें तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए जो है अच्छी सोच रखना, कुछ इनोवेटिव करना, ये भी हमारे अधिकार में है। मतलब वैज्ञानिक तरीके से सोचें और कुछ उससे अच्छी भावनाओं का विकास करें, ये चीज़ें हैं। लेकिन ये नहीं है कि नहीं, हमें कंपलसरी नहीं है कि नहीं हम लोग वो चीज़ करें ही करें कि नहीं वैज्ञानिक कुछ नया इनोवेटिव करें, नहीं तो हमको उसके लिए दंडित किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, साथ साथ ये भी है कि सार्वजनिक संपत्ति को हम लोग हमेशा सुरक्षित रखें। ठीक है, और भी है बहुत सारे दोस्तों मूल कर्तव्य में, तो उस चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये है कि दोस्तों ये सारे मूल कर्तव्य जो हैं इनको लागू करने के लिए बहुत सारे अलग अलग कानून भी बनाए गए हैं और इसमें से किसी का भी अगर हम लोग अगर उल्लंघन करते हैं तो उसके लिए हमें दंड दिया जा सकता है। अब हम लोग आते हैं दोस्तों फिजिक्स के क्वेश्चन में। तो जड़त्व से कुछ क्वेश्चन आया हुआ था, एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन आया था इसका पता नहीं है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपके लिए जड़त्व का डेफिनेशन देखिए लिखा हुआ है कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था पे रहती है तो इस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है अगर, तो वह वस्तु अपनी अवस्था में हमेशा बनी रहेगी। मतलब कोई भी वस्तु पर अगर हम लोग बाह्य बल जब तक नहीं लगाएंगे तब तक उसकी स्थिति या अवस्था चेंज नहीं होगी। ये इसको हम लोग जड़त्व उसको हम लोग क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है वो क्या कहलाता है, उसका जड़त्व कहलाता है। उस वस्तु का जड़त्व का गुण वो कहलाएगा। ठीक है,
तो दोस्तों ऐसे आपने पढ़ा होगा जड़त्व का नियम न्यूटन के प्रथम नियम से ही रिलेट करता है। न्यूटन के प्रथम नियम में ये है कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही वो हमेशा रहना चाहती है, और जब तक कि अगर उस पर हम लोग कोई बाह्य बल नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद दोस्तों श्यानता का मात्रक पूछा गया था, तो पास जो होता है वो श्यानता का मात्रक है। ठीक है, देखिए मात्रक से आपका दोबारा प्रश्न आया हुआ है। मात्रक मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी पढ़ा रखा है, आप पढ़ सकते हैं वहाँ पर जाकर के, इसका पूरा वीडियो अवेलेबल है कि कैसे आपको अगर मात्रक पूछा जा रहा है, मान लीजिए ऐसे मात्रक पूछा जाएगा, मान लीजिए उसका पूरा एक उसकी विमाएँ पूछी जाती हैं, उसका डायमेंशन वाला मात्रक पूछा जाता है, या उसको पूरा दे दिया डिराइव करने के लिए, तो आप कैसे उसको करेंगे। ठीक है, तो श्यानता क्या होती है दोस्तों? श्यानता किसी तरल का वह गुण होता है जिसके द्वारा हम किसी भी बाहरी जो स्ट्रेस दिया जाता है या कोई बाहरी प्रतिबल के कारण वो अपने आप को विकृत करने पे विरोध करता है। ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है? श्यानता कहलाता है। यानी कि कोई भी ऐसा तरल, जैसे हर तरल का एक ऐसा गुण होता है कि अगर उस पर किसी भी तरीके का स्ट्रेस दिया जाता है या कोई किसी तरीके का प्रतिबल दिया जाता है तो वो अपने आप को विकृत करने के लिए उसका विरोध करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो हमेशा आपका श्यानता का मात्रक क्या कहलाता है? पास कहलाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन आया होता है कि संसद में के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। ठीक है, तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। देखिए लोकसभा राज्यसभा से बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है। आगे आपका अगर एग्जाम है तो दोस्तों, तो आप उसको लोकसभा राज्यसभा का जो कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा क्लियर कर लीजिए, आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, हमेशा जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वही क्या करते हैं? संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, ये किसका काम होता है? इनका होता है, लोकसभा के अध्यक्ष का होता है। ठीक है, ये चीज़ दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 108 में दी गई है कि अगर मान लीजिए किसी विषय पर दोनों सदन में अगर मान लीजिए गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो उस समय क्या होगा कि राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला दिया जाता है। ठीक है, तो जब वो बुलाया जाता है तो उसमें लोकसभा का अध्यक्ष जो है वहाँ रहना चाहिए। अगर लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष ये काम करेगा, उसकी जो अधिवेशन चल रहा है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। ठीक है, ये चीज़ें याद रखिएगा दोस्तों, ये पूछा जा सकता है। लेकिन एक चीज़ और आपको यह पता रहनी चाहिए कि अभी तक सिवाय केवल 3 बार जो है संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। ठीक है, 3 बार संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। इसके बाद देखिए प्रश्न आपका आया था दोस्तों, मुगल का अंतिम शासक कौन था? तो मुगल का जो अंतिम शासक था दोस्तों उसका नाम बहादुर शाह जफर था। ठीक है, तो देखिए बहादुर शाह जफर मुगल के अंतिम शासक थे। इसके अलावा देखिए बहादुर शाह जफर दोस्तों इन्होंने दिल्ली पर 20 वर्ष तक शासन किया था, एक चीज़ ये याद रखिएगा। ठीक है, और उसके अलावा दोस्तों बाद में बहादुर शाह जफर की जो मृत्यु हुई है वो 7 नवंबर 1862 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1862 7 नवंबर को हुई थी। ठीक है, उनका पूरा नाम अगर हम लोग बात करें बहादुर शाह जफर का तो नसीरुद्दीन सिद्दीकी मोहम्मद बहादुर शाह जफर इनका पूरा नाम था। ठीक है, और दोस्तों ये किसके पुत्र थे ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये अकबर द्वितीय के ये पुत्र थे। ठीक है, बहादुर शाह जफर किसके पुत्र थे? ये अकबर द्वितीय के पुत्र थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इनके बारे में पता होनी चाहिए आपको। कि आईने अकबरी की रचना किसने की थी? देखिए जैसा कि मैंने आपको बोला था, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से बहुत क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो आईने अकबरी की रचना पे आया है दोस्तों, डेली आपका बुक के ऑथर पे आपके नाम ज़रूर आ रहे हैं। दोस्तों ये आईने अकबरी की रचना की थी अबुल फजल ने। ठीक है, याद रखिएगा किसने की थी? आईने अकबरी की जो रचना की है वो अबुल फजल ने की है। दोस्तों ये इसमें पूरा का पूरा इसमें इन्होंने 3 खंड दिया हुआ था, उसके अंतिम खंड में इन्होंने पूरा एक अकबरनामा भी दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से आईने अकबरी के बारे में थोड़ा सा डिटेल आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों इसको इन्होंने अलग अलग भाषाओं में भी इन्होंने दिया था, फारसी भाषा में भी इसको दिया हुआ था। ठीक है, फिर देखिए प्रश्न आपका आया हुआ था दोस्तों कि संविधान का निर्माण कब हुआ था? ठीक है, तो संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1950 में हुआ था। ठीक है, देखिए अब आपको ये क्वेश्चन आया है, संविधान से डेली क्वेश्चन आपका आ रहा है, तो संविधान का निर्माण कब हुआ था? मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो ये भी पूछा जा सकता है कि संविधान की जो मूल प्रति है वो किसने लिखी थी? ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है दोस्तों, वो आपकी किसने लिखी थी? बिहारी नारायण रायजादा उनका नाम था, उन्होंने लिखी थी। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है कि संविधान में कितने अनुच्छेद है? जैसे आज अनुच्छेद पे भी प्रश्न आपका आया हुआ था, अनुसूचियाँ पूछी गई थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं अनुसूचियाँ पूछा गया है, तो आपकी टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। इसके अलावा देखिए 395 उसमें अनुच्छेद हैं। ठीक है, और उसके 22 भाग हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग है और 12 अनुसूची है। जो जो मैं बताती जा रही हूँ उसको नोट करते जाइए दोस्तों, क्योंकि रिलेटेबल क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। एक क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है उससे रिलेट करके अगले दिन कुछ ना कुछ उसी से 1-2 क्वेश्चन आ ही जा रहे हैं, तो आपके काम आ सकता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों
ये भी प्रश्न आपका आ सकता है कि संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा। ठीक है दोस्तों, टोटल जो भारतीय संविधान हमारा तैयार हुआ है उसको पूर्ण करने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का पूरा समय लगा था। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़। और उसके बाद दोस्तों जब संविधान बना तो संविधान सभा के जो पहले अध्यक्ष चुने गए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। ठीक है, इस प्रकार से इससे आपके संबंधित क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं या आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए आपका ये भी प्रश्न आ सकता है कि जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी। दोस्तों जो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। ठीक है, लिख लीजिए 9 दिसंबर 1946 में उसकी पहली बैठक हुई थी। और ऐसे ही आपके क्वेश्चन दोस्तों बहुत सारे पूछे से, मान लीजिए अभी आज पूछा गया कि निर्माण कब हुआ, या ये भी पूछा जा सकता है किस दिन से लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 से ही आपका लागू हुआ है। अनुसूचियाँ इसमें 12 हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आया दोस्तों सिक्के किसने चलाए थे। कल भी आपका सिक्कों संबंधित प्रश्न दोस्तों आया हुआ था, तो सिक्के चलाए थे आपने जो तुगलक हैं उन्होंने चलाए थे। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगी। देखिए अभी हम लोग बात कर रहे हैं अनुसूची की, तो देखिए अब आपका कल 9वीं अनुसूची में क्या है या 7वीं अनुसूची में क्या है ये प्रश्न आपका आया हुआ था। ठीक है, तो इन चीज़ों को दोस्तों थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, देखिए मैंने आपको कल भी पूरा डिटेलिंग की हुई थी, फिर भी आज मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ कि किस अनुसूची में क्या है। आपका डेली अनुसूची से क्वेश्चन जरूर आ रहा है। और मैंने आपको कल का तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करवा पाई, मैं आपको ज़रूर अभी कुछ देर में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी जो भी पीडीएफ होगा, क्योंकि कल कुछ ऐसा इशू हो गया उसकी वजह से मैं नहीं आपको प्रोवाइड करा पाई। आज का मैं आपको निश्चित रूप से मैं आपको पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कराऊंगी। दोस्तों देखिए आपका जो अनुसूची है इसमें संविधान में टोटल अनुसूचियाँ 12 हैं। ठीक है, अभी देखिए 12 में आपका जो अगर हम लोग बात करें, जैसे अगर हम प्रथम अनुसूची की बात करें तो दोस्तों प्रथम अनुसूची में क्या है आपका भारतीय संघ के घटक राज्य 29 राज्य हैं जिसमें कि, और संघ शासित राज्य जिसमें कि 7 क्षेत्रों का उसमें उल्लेख है। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा दोस्तों इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और उसके अलावा जो द्वितीय अनुसूची है दोस्तों उसमें जो भारत की राज्य व्यवस्था है उसके जितने भी पदाधिकारी हैं, जैसे कि राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, लोकसभा के अध्यक्ष हो गए, ठीक है, और साथ ही साथ राज्यसभा के उपसभापति और सभापति हो गए, इन सभी का एक तरीके से उसमें कितना उन लोगों को वेतन मिलता है, कितने भत्ते मिलते हैं, कितना पेंशन मिलता है, इन सब का उल्लेख उन लोगों ने किसने में किया, द्वितीय अनुसूची में। ठीक है, तीसरी अनुसूची में दोस्तों आपका क्या है, इसमें जितने भी आपके पदाधिकारी हैं जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम न्यायालय और आपके जो भी ऐसे वहाँ के जो उच्चतम न्यायालय के जो भी न्यायाधीश हैं, तो उन सभी का इसमें वेतन भत्ता ये सारी चीज़ें उसमें, और ये चीज़ें हैं, और ये आपकी द्वितीय में है। और तृतीय में आपका क्या है कि इन सभी का आपका शपथ लेने के टाइम पे वो लोग जो भी शपथ लेंगे, पद ग्रहण करने के टाइम पे जो भी शपथ लेते हैं उसका पूरा का पूरा उल्लेख दिया हुआ है तृतीय अनुसूची में। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको कल भी अपने वीडियो में बताई थी, आज भी आपको इसलिए दोबारा दोहरा दे रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। चौथी अनुसूची में क्या है दोस्तों, इसमें जितने भी आपके राज्य और संघीय राज्य हैं उसमें राज्यसभा की जितनी भी प्रतिनिधित्व होती है उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, और आपका अगर हम 5वीं अनुसूची की बात करें तो उसमें आपकी जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं और अनुसूचित जनजाति है उसका प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। 6ठी अनुसूची में आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये सब के जो जनजाति के क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में प्रावधान दिया हुआ है। 7वीं में आपका क्या है, कल 7वीं का पूछा गया था दोस्तों, तो उसमें आपका केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा हुआ है उसके बारे में पूरा उल्लेख उसमें किया गया है। ठीक है, और अगर हम लोग दोस्तों बात करें अपनी 8वीं और 9वीं सूची की, तो 8वीं में आपका क्या है, इसमें टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख है 8वीं सूची में। ठीक है, दोस्तों 8वीं अनुसूची में देखिए पहले मूल रूप से उसमें 14 भाषाएं हुआ करती थी, और उसके बाद दोस्तों इसमें टोटल 22 भाषाओं का अब उल्लेख जो है इसमें है। ठीक है, और 9वीं अनुसूची की अगर बात करें दोस्तों तो 9वीं अनुसूची में आपका क्या है, इसमें जो भी आपकी मतलब एक प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम जो 1951 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। ठीक है, 9वीं अनुसूची को, और इसके अंतर्गत ये है कि जो भी आपकी राज्य द्वारा संपत्ति है उसके अधिग्रहण की जो विधियाँ हैं उसका उल्लेख उसमें किया गया। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको 9वीं अनुसूची के बारे में बता दिया, अगर आप नोट नहीं किया तो कर लीजिए। देखिए प्रश्न आपके इसी प्रकार से आपके पूछे जा सकते हैं। सोने के जो सिक्के थे किसने चलाए थे दोस्तों, तुगलक ने चलाए थे। देखिए ये भी आपको ये पूछा जा सकता है कि सोने के सिक्के किसने चलाए थे। ठीक है, दोस्तों देखिए जो भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के हिंद यूनानियों द्वारा जारी किए गए थे। देखिए सिक्के में भी आपका अलग अलग ऐसे वैरायटी से टाइप से पूछा जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। अगर हम लोग बात करें शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए थे, तो कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे। देखिए ये प्रश्न आपका और भी आपको बन सकता है, जो मैं आपको बोल रही हूँ उसको फटाफट नोट करते जाइए। ठीक है, और उसके अलावा दोस्तों आपका बहुत सारी चीज़ें मूर्तियों संबंधित भी आ सकती हैं। ठीक है, कल भी आपका सिक्के संबंधित कुछ प्रश्न आया हुआ था, एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मैंने आपको बताया हुआ था। ठीक है, अब देखिए हम लोग मैथ में बात करें तो एवरेज, ब्लड रिलेशन, प्रॉफिट लॉस, इस पे आपके काफ़ी प्रश्न दोस्तों बन रहे हैं, डेली आपका इन सभी पे प्रश्न बन रहे हैं। जितना ज़्यादा आप इसको आप एक तरीके से अगर रिविजन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं तो करते जाइए। ठीक है, आपके लिए ये हेल्पिंग होगा। ठीक है, देखिए लाइट से कुछ क्वेश्चन आया था दोस्तों, प्रकाश से क्या था एग्जैक्टली वो क्वेश्चन का पता नहीं चल पाया हमें, लेकिन हाँ जो आपका जो प्रश्न आया हुआ होगा
चलिए वो तो ठीक बात है, लेकिन अगर इसका एक हम लोग कॉन्सेप्ट देख लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि क्या क्या प्रश्न आपका देखिए बन सकता है। देखिए सबसे पहले मैं आपको लाइट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि प्रकाश यानी लाइट यानी कि प्रकाश आपका क्या होता है। दोस्तों प्रकाश आपकी एक प्रकार की ऊर्जा होती है, आपको पता होगा। ये क्या करती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में हमेशा संचारित होती है, ठीक है। और दोस्तों देखिए अगर हम लोग बात करें इसकी जो तरंगदैर्घ्य है, आपको प्रकाश का तरंगदैर्घ्य मान लीजिए पूछ देता है, तो इसका तरंगदैर्घ्य आपका कितना होता है, आपका 3900 एंगस्ट्रॉम होता है, से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक का होता है, ठीक है। तो एंगस्ट्रॉम में ही हम लोग हमेशा तरंगदैर्घ्य को नापते हैं, ये भी चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों देखिए प्रकाश में भी आपकी और क्या चीज़ें आ सकती हैं एग्जाम में, फोटोन का जो सिद्धांत है वो पूछा जा सकता है, ठीक है। तो फोटोन क्या चीज़ होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो फोटोन दोस्तों प्रकाश ऊर्जा का छोटे छोटे पैकेट या बंडल जो होते हैं वो हमेशा हम लोग उसको फोटोन बोलते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें, यही सब ज़्यादातर पूछा सकता है। एक आपका ये प्रश्न आ सकता है कि प्रकाश की जो चाल होती है वो कहाँ पे सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि निर्वात में और वायु में सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल होती है, ठीक है। आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ऐसे करके इसका पूरा वो होता है, चाल होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और एक चीज़ और आपका पूछा जा सकता है कि प्रकाश का जो परावर्तन है उससे संबंधित प्रश्न आ सकता है कि आपतित किरण और आपतन कोण ये सब क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो परावर्तन में भी दोस्तों आपके दो नियम हैं, आपने पढ़ा होगा कि एक नियम आपका इस तरीके से कि आपतित किरण जो होती है वो आपतन बिंदु पर हमेशा अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल पर होता है, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा याद रखिएगा कि दो परावर्तन के आपके दो नियम होते हैं, वो ये कि आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण ये सारे क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। दूसरा आपका जो है इसमें क्या है नियम कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आप एक बार उसको डिटेलिंग में देख लीजिएगा, क्या क्या क्वेश्चन उससे बन सकता है, वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। पजल, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्याज, मेंसुरेशन, घन, घनाभ, एवरेज, इन पे आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं करते जाइए। मैथ की का मैं आपको नहीं करवा सकती, लेकिन हाँ जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उसको कर लीजिए, ठीक है। सर आपको ज़रूर इसकी मैथ की प्रैक्टिस आगे चल के करवा देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रश्न आपका आया हुआ था कि जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी, ठीक है। तो उसमें जवाहर रोजगार योजना शुरू करी गई थी 1989 में, ठीक है। 1989 में ये जवाहर रोजगार योजना आपकी शुरू की गई थी। इसके बाद दोस्तों देखिए आपको ऐसी रोजगार योजना से मान लीजिए अगर प्रश्न और क्या क्या बन सकता है, ऐसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय रोजगार जो गारंटी कार्यक्रम है वो कब शुरू हुआ था। तो दोस्तों आपका 2006 में हुआ था, ठीक है। और भी आपके बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रश्न ऐसे मतलब योजनाओं से प्रश्न आपके बन जा रहे हैं, एक दो क्वेश्चन आपके आ जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग बात करें जवाहर रोजगार योजना के बारे में, तो दोस्तों जवाहर रोजगार योजना जो है ये लाई किसके द्वारा दी गई थी। तो देखिए एक तो चीज़ आपको पता चलेगा कि 1989 में ये आया था, ठीक है। दोस्तों ये राजीव गांधी के द्वारा ये लाई गई थी, ठीक है। मतलब राजीव गांधी के द्वारा घोषित कर दिया गया था कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में इसको लागू कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके अंतर्गत ये था कि जितने भी मतलब जो भी रोजगारों की प्राप्ति होगी उसमें से 30% जो होगा उसमें केवल महिलाओं को 30% का आरक्षण जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इनकी योजना में था। और भी कुछ चीज़ें थी कि जो आदिवासी और खानाबदोश जातियों के लोग हैं उनकी रक्षा की पूरी योजना भी इस मतलब इसमें डाली गई थी, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें काफ़ी चीज़ें थी, ठीक है। और बहुत सारे रोजगार के ऐसे तय किए गए थे, कुछ पैमाने तय किए गए थे, वो सब थोड़ा आप डिटेल में एक बार देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कौन सी नदी स्थान परिवर्तित करती है। देखिए एक प्रश्न आपका तो कोसी नदी जो है दोस्तों ये स्थान परिवर्तित करती है, ठीक है। देखिए नदियों पे आपका डेली प्रश्न बन रहा है, नदी का जितना ज़्यादा डिटेलिंग आप पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए, ठीक है। कभी ज़्यादा बड़ी नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी, गहरी नदी, या कुछ भी ऐसे कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, ये सब डेली आपका क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। देखिए वंश के संस्थापक से प्रश्न आ रहा है दोस्तों, आज चोल वंश का पूछ दिया गया है। तो चोल वंश के जो संस्थापक है उनका क्या नाम है, विजयालय, ठीक है। विजयालय जो है दोस्तों ये आपका चोल वंश के संस्थापक हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए संस्थापक का आपका बहुत सारा प्रश्न अलग अलग तरीके से बन सकता है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे अगर मान लीजिए आपको पूछा जा सकता है, और भी अगर मैं ऐसे एज एग्जाम्पल थोड़ा सा आपको बता ही देती हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए। जैसे हर्यक वंश का संस्थापक पूछा जा सकता है, तो वो आपके बिंबिसार हैं हर्यक वंश के। नंद वंश का संस्थापक भी पूछा जा सकता है, तो महापनंदन जो हैं वो आपके नंद वंश के संस्थापक हैं, ठीक है। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग ही हैं, ठीक है। और आपके मौर्य वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों, तो चंद्रगुप्त हैं, ठीक है। और आपके बहुत सारे ऐसे प्रश्न बन सकते हैं संस्थापक पे। अगर हम लोग बात करें कि जैसे आपका हून वंश जो है, हून वंश के संस्थापक कौन है, तो तोरमान जो है वो आपके हून वंश के संस्थापक हैं, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे, परमार वंश के संस्थापक आपके उपेंद्र हैं। इस प्रकार की काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, थोड़ा सा उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है।
जैसे अभी आपका पाल वंश का भी संस्थापक पूछा गया था, आपने देखा था कि अभी आपको कुछ दिन पहले पाल वंश का संस्थापक पूछा गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से चीज़ें आपको जितना ज़्यादा से आप पढ़ सकते हैं पढ़ते जाइए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे देख लेते हैं निम्न सदन किसको कहा जाता है। देखिए मैंने इसकी डिटेलिंग आपको दी हुई थी, पिछले भी वीडियो में आप देख सकते हैं, जो आप 10 जनवरी का सेकंड शिफ्ट का था क्वेश्चन, उसमें बताया हुआ था कि निम्न सदन हम लोग लोकसभा को कहते हैं, ठीक है, और उच्च सदन हम लोग किसको कहते हैं, राज्यसभा को कहते हैं, ठीक है। देखिए संसद में आपका जो निम्न सदन होता है हमेशा लोकसभा होता है। इसके अलावा देखिए क्या क्या क्वेश्चन आपको बन सकता है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है वो कौन चुनता है, ठीक है। तो आपके जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वही हमेशा उसका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनते हैं। नोट करते जाइए, जो मैं आपको बोलती जा रही हूँ नोट करते जाइए, ठीक है। इसके बाद आपको पूछा जा सकता है कि वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो 545 अभी जो है लोकसभा के सदस्यों की संख्या है, ठीक है। तो ऐसे आपके लोकसभा पे बहुत सारे प्रश्न जो है वो बन सकते हैं, आ सकते हैं, और डेली आ भी रहा है। कभी आपका राज्यसभा से पूछ दिया जा रहा है तो कभी लोकसभा से पूछ दिया जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही लोकसभा का जो उनके जो वो होते हैं उनका कार्यकाल कितने साल का होता है, तो 5 साल का उनका पूरा कार्यकाल होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों मैंने आपको पहले भी बता दी हैं, उसका डिटेल भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवाया था, और आज फिर से मैं इसका अच्छे से आपको डिटेलिंग करके दे दूंगी, ठीक है। इसके बाद देखिए खजुराहो से कुछ प्रश्न आया था दोस्तों, इसका एग्जैक्टली पता नहीं चल पाया क्या था, लेकिन मैं आपको बता दूँ खजुराहो जो है दोस्तों ये भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में स्थित एक प्रमुख शहर है आपका खजुराहो, ठीक है। और इसमें दोस्तों क्या है, इसमें बहुत सारे प्राचीन मंदिर हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं। और इसमें क्या है कि आज कुछ अलग टाइप के जो खजुराहो में जो मतलब जो मंदिर हैं वहाँ पे कुछ अलग टाइप के पत्थर वगैरह इसमें यूज़ किए गए हैं, और साथ ही साथ बहुत फेमस है वहाँ का मंदिर, ठीक है। तो इसी से संबंधित कुछ प्रश्न आपका खजुराहो से आया हुआ था। अगर आप में से किसी को पता है तो आप मुझे प्लीज़ बता दें क्या क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। पूरा क्वेश्चन आप ही लोगों के द्वारा हम लोग को पता चलता है, बट क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है तो किसी को भी इतना पूरा क्वेश्चन याद नहीं रहता है, तो आप लोग को अगर किसी को याद है तो प्लीज़ बता दें। इसके बाद उबेर कप किससे संबंधित है दोस्तों, ये देखिए प्रश्न आपका दोहराया गया है, पहले भी आया हुआ था। तो बैडमिंटन से संबंधित है आपका उबेर कप। इसी प्रकार से देखिए मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देती हूँ, नोट करते जाइए। आगा खां कप किससे संबंधित है दोस्तों, हॉकी से संबंधित है, ठीक है। और उसके अलावा देखिए आपका एशेस कप जो है वो आपका क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें कुछ और ऐसे फेमस, जैसे कि आपका जो हो गया बॉम्बे गोल्ड कप है, वो आपका किससे संबंधित, तो वो हॉकी से संबंधित है, ठीक है। ऐसे ही आपके बहुत सारे ऐसे कप हैं और ट्रॉफीज़ हैं, जिससे आपका ध्यानचंद ट्रॉफी आपको पता होगा कि हॉकी संबंधित है, इस पर बहुत सारे आपके प्रश्न आपके बनते हैं, ठीक है। और डेविस कप जो है दोस्तों वो आपका किससे संबंधित है, वो टेनिस से संबंधित है, ठीक है। और आपका 2 दिन से आपका टेनिस बैडमिंटन पर ही ज़्यादातर पूछा जा रहा है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए। इजरा कप आपका किससे संबंधित, तो पोलो गेम से संबंधित है, ठीक है। और फीफा को आप जानते ही होंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें लीग चैंपियनशिप ट्रॉफी जो है वो किस में दी जाती है, तो दोस्तों फुटबॉल के लिए आपकी बनी हुई उसी में दी जाती है, ठीक है। हॉपमैन कप आपका किससे संबंधित है, तो वो आपका किससे संबंधित है, टेनिस से संबंधित है, ठीक है। हॉपमैन एक अलग है दोस्तों, हैसमैन भी एक अलग है। हैसमैन जो है वो किस में दिया जाता है, फुटबॉल में दिया जाता है, ठीक है। ऐसे ही आपको पता होगा हेनेकेन कप एक है, ठीक है, तो वो किस में है आपका, वो भी लॉन टेनिस में ही है। तो इस प्रकार से जितना आप पूरा का पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए। देखिए अब यूएनडीपी सूचकांक से दोस्तों आपका कुछ प्रश्न आया हुआ था। अब एग्जैक्टली क्या प्रश्न था दोस्तों इसका पता तो नहीं चल पाया है, लेकिन आपका कुछ प्रश्न सूचकांक से भी संबंधित आपके देखिए आ जा रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे सूचकांक जो है जारी किए गए हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली कोई भी चीज़ अगर ऐसे आपको जाननी है तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ना होगा। अगर आप लोग में से किसी को भी आंसर पता है तो प्लीज़ आंसर बता दें, अरे क्वेश्चन बता दें कि क्या जो है क्वेश्चन आया हुआ था। आंसर तो इसमें कुछ है ही नहीं प्रश्न, तो आंसर क्या बताएंगे, ठीक है। तो हम लोग सूचकांक के अगर थोड़ा सा ऐसे प्रकारों के बारे में जैसे मैं आपको बताऊँ तो दोस्तों देखिए क्या है आपका बहुत सारे आपके सूचकांक जैसे आए हुए हैं, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कि एक लैंगिक असमानता का सूचकांक है, जिसको हम लोग GII का उसका जो है शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो लिंग असमानता है उसकी माप के लिए पूरा का पूरा सूचकांक जो है जारी किया गया था, ठीक है। दोस्तों इसमें आपका ये जो पूरा का पूरा जो आपका GII है, मतलब जिसको कि हम लोग लैंगिक असमानता का जो है सूचकांक कह रहे हैं, इसी के अंतर्गत आपका ये आता है UNDP आपका क्या है, ये आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम बोलते हैं। तो इसी के अनुसार ये सूचकांक जो है दिया गया है, तो इसके अनुसार UNDP के अनुसार ही ये सूचकांक लाया गया था। तो ये सूचकांक के अंतर्गत ये है कि सब चीज़ों की गणना करनी है, जो भी आपका लिंग असमानता से संबंधित है, उन सभी चीज़ों की गणना जो है वो करी जानी चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम लोग और बात करें तो आपके बहुत सारे और भी ऐसे एक सूचकांक का नाम है बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ठीक है। तो जिसको हम लोग मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स भी कहते हैं। तो MPI से भी आपका प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो उस चीज़ों को भी थोड़ा सा देख लीजिए दोस्तों। इसमें भी आपका
गरीबी से संबंधित कुछ सूचकांक है ये आपका, जो जिसको हम लोग बहुआयामी गरीबी सूचकांक कह रहे हैं। और आपका एक सूचकांक है तकनीकी उपलब्धि सूचकांक, टेक्नोलॉजिकल जो अचीवमेंट है उसका इंडेक्स, ठीक है। तो इसमें भी तकनीकियों से संबंधित, प्रौद्योगिकी से संबंधित है आपका, कि प्रौद्योगिकी में किसने किसने उपलब्धि कैसे कैसे पाई, उसके हिसाब से सूचकांक जो है वो बनता है, ठीक है। कि पूरा का पूरा प्रौद्योगिकी और तकनीकी का निर्माण किस हिसाब से हो रहा है, उसका प्रचार प्रसार, मानव कौशल के लिए किस प्रकार से वो उपयोगी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और आपके जैसे आपने सुना होगा एक और मानव विकास सूचकांक, जिसको हम लोग HTI भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इसमें भी शिक्षा, जीवन स्तर, ये सब चीज़ का आंकड़ा उसमें किया जाता है। तो सूचकांक बहुत सारे हैं, अगर हम लोग बात करने बैठे तो बहुत टाइम हो जाएगा, तो इसलिए आप लोग सूचकांक को अच्छे से पढ़ लीजिए दोस्तों। बाकी तो आपको डिटेल मैं ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगी, इस बार मैं पक्का आपसे कह रही हूँ, अब मैं ज़रूर उसको प्रोवाइड कराऊंगी आपको वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। अब देखिए आपका दोस्तों WBC और RBC से कुछ प्रश्न आया हुआ था, या WBC से ही एक प्रश्न आया हुआ था। तो एग्जैक्टली क्या प्रश्न थे, WBC से थे या RBC से थे, ये पता नहीं चल पाया। फिर भी मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ। जैसे दोस्तों अगर हम लोग बात करें रक्त की बात करें, ठीक है, तो रक्त से स्टार्ट करते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। तो रक्त क्या होता है दोस्तों, क्या आपका प्रश्न बन सकता है कि जो हमारा ब्लड होता है उसमें क्या पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन होता है, उसकी वजह से हमेशा जो है ब्लड का कलर रेड होता है हमारा, ठीक है। अब देखिए रक्त में हमारी 4 चीज़ें पाई जाती हैं। एक हो गया हमारा प्लाज्मा, एक हो गया हमारा लाल रक्त कोशिका या लाल रक्त कण जिसको बोलते हैं, तो मतलब जिसको हम लोग रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, ठीक है। और हमारा श्वेत रक्त कण जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, WBC कहते हैं, ठीक है। और प्लेटलेट, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। प्लाज्मा, RBC, WBC और प्लेटलेट, ये चीज़ें पाई जाती हैं। अब प्लाज्मा उसमें क्या करता है, तो ये दोस्तों उसमें एक तरीके का फ्लूइड होता है, ठीक है। प्लाज्मा उसमें सिर्फ फ्लूइडिटी प्रोवाइड कराता है, फ्लूइड मैट्रिक्स भी उसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। और उसके बाद उसमें हमारा क्या क्या आता है, हमारा RBC और WBC आता है, ठीक है। तो RBC और WBC देखिए क्या करता है। तो सबसे पहले मैं देखिए प्लाज्मा के बारे में मैंने आपको बता दिया। RBC दोस्तों ये आपका क्या है, इसको हम लोग एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, ठीक है। जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं उसको हम लोग एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों ये हमारा बेसिकली इसी में हमारा ये क्या करता है, जाकर के जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है उसी से जाकर के ये ऐड हो जाता है, ठीक है। और इसका जो जीवन काल होता है वो हमारा कितना होता है, वो लगभग 4 महीने तक का होता है, ठीक है। और जो भी हमारी RBC होती है वो बनती कहाँ है, ये भी चीज़ याद रखिएगा। तो हमारी कहाँ बनती है, ये हमारी बोन मैरो में और स्प्लीन में बनती है, और स्प्लीन में ही ये खत्म भी होती है जाकर के, ये भी बात याद रखिएगा कि जो भी डेड सेल्स होती हैं वो स्प्लीन में ही खत्म होती है, ठीक है। अगर हम लोग ऐसे ही बात करें दोस्तों WBC की, श्वेत रक्त कणिका की, ठीक है। देखिए RBC का तो ये हो गया कि RBC प्रॉपर रूप से हीमोग्लोबिन से प्रोवाइड हो जा रहा है। तो हीमोग्लोबिन में क्योंकि ऑक्सीजन आइटम जो है अटैच होते हैं, तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का भी काम RBC का ही हो रहा है। WBC की अगर बात करें तो उसको हम लोग ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। RBC को हम लोग क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट, उसको ल्यूकोसाइट, ठीक है। तो ल्यूकोसाइट, इसको हम लोग सोल्जर भी कहते हैं हमारी बॉडी का, कि हमारी बॉडी का सैनिक है, क्योंकि हमारा पूरा जो प्रतिरक्षी सिस्टम होता है उसको ये अच्छे तरीके से ध्यान रखते हैं, ठीक है। और सारे एंटीबॉडी भी प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि हमारी शरीर जो है वो लड़ सके, ठीक है। चलिए ठीक है, इतनी जो जानकारी वो मुझे लगता है काफ़ी, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन बन नहीं रहे हैं अभी। लेकिन हाँ ये है कि ब्लड से अगर लिया जाए, रक्त से लिया जाए, तो अभी थक्का बनने की से भी कुछ क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि रक्त का थक्का जो है वो किस कारण जमता है। तो ये भी मैं आपको चलिए बता ही देती हूँ दोस्तों। फाइब्रिनोजन या फाइब्रिन प्रोटीन होता है, वो रक्त का थक्का बनने के लिए मदद करता है, ठीक है। तो देखिए ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। रक्त समूह जो है वो कॉललैंड स्टीनर ने वो बताया था। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें, ज़्यादा बायोलॉजी से क्वेश्चन आ नहीं रहा है। अगर हम लोग बात करें दोस्तों यहाँ पे आगे देखिए प्रॉफिट और लॉस से क्वेश्चन आपका आया हुआ है। इसके अलावा देखिए आपका दोलन से आपका कुछ क्वेश्चन आया हुआ था, आवर्ती दोलन आया हुआ था, ठीक है। अब देखिए आवर्ती दोलन पे क्या क्वेश्चन आया था इसका पता नहीं चल पाया, बट हाँ ये है कि दोलन से कुछ क्वेश्चन आपका आया हुआ था। अब देखिए अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि दोलन किससे संबंधित है आपका, तो ये आपका संबंधित है गति से ही संबंधित है, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर कोई भी ऐसी वस्तु होती है, वो अपनी कोई भी अगर ऐसी वस्तु है जो कि अपनी एक स्थान परिवर्तन करिए सापेक्ष के हिसाब से, तो वो हमारा गति या मोशन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए गति के प्रकार होते हैं आपके, उसी में आपका आवर्ती दोलन एक उसी का एक प्रकार होता है। आवर्ती दोलन या आवर्ती गति उसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। जैसे गति के प्रकार में आपको क्या क्या आ गया, सरल रेखी गति आ गया, वृत्ति गति आ गया, घूर्णन गति आ गया, दोलन गति आ गया, आवृत्ति गति आ गया और प्रक्षेप गति आ गया, ठीक है। तो सरल रेखी गति में दोस्तों आपका क्या हो जाता है कि इसमें जो वस्तु सदैव एक सरल रेखा में गति करे तो वो हमारी सरल रेखी गति कहलाती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें दोस्तों दोलन गति की, तो दोलन में आपका क्या होता है, अगर कोई चीज़ ऐसे हमारी आगे पीछे की ओर घूमे तो वो हमारी क्या कहलाती है, दोलन गति कहलाती है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें आवर्ती दोलन गति की, तो जैसे अगर मान लीजिए अगर कोई पिंड लिया गया है, ठीक है, जो ऐसे एग्जाम में जो पूछा गया तो उस हिसाब से अगर बात करें, तो कोई पिंड अगर लिया गया वो एक नियत समय अंतराल के पश्चात अपनी गति की अगर पुनरावृत्ति करे, मतलब अपनी गति पे को दोहराए, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा आवर्ती दोलन गति कहलाता है, ठीक है। ये चीज़ याद, जैसे झूला झूलता हुआ जो बच्चा हो गया, या अगर हम लोग बात करें जैसे कोई चीज़ हम लोग बॉल को किसी ऐसे धागे से ऊपर बांध
बांध कर लटका दे तो वो आगे पीछे, तो वो हमारा आवर्ती दोलन गति कहलाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, डिटेलिंग में आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखिए आपको जो भी क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में आज आया तो वो हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे। ठीक है, बाकी मैं कंप्लीट पीडीएफ आपको वहाँ पे ज़रूर टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा दूंगी। आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए @शिक्षा सिटी आप करके सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग करंट अफेयर की भी अब मैं आपको डेली प्रोवाइड करवाऊंगी, जो भी आपका पीडीएफ रहेगा वो, और साथ ही साथ जो भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं उनकी थोड़ी बहुत डिटेलिंग के साथ हम लोग आपको पीडीएफ दे देंगे, ताकि आप एग्जाम के पहले उसको जाकर के देख लें, तो वो आपके लिए हेल्पिंग होगा। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं तो डेली आप